मिस्टर हीरालाल जी, आपसे सवाल रहेगा कि किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि सबसे पीछे जो कड़ी में व्यक्ति खड़ा है उसको सबसे आगे कैसे लाया जाए? क्या वाकई में वो पूरी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और आगे क्या कुछ होगा? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और एक गांव में कहावत है, जिसके ना गई बेवाई उका जाने पीर पराई। भारत के प्रधानमंत्री गांव, गरीब के घर दूर से नहीं देखा है, उनकी पीड़ा को पहचाना है और उस पीड़ा से वो गुजरे हैं। यही वजह है कि जिसके घर में सदियों से अंधेरा था, उसके घर में चिराग जलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा कि आखिरी पंक्ति की बात, हिंदुस्तान की जो आबादी 125 करोड़ है, 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को एक लंबे समय से उनको 5 किलो राशन दे करके, उनको तेल दे करके, उनको पेंशन दे करके, उनको दवा दे करके, उनके घर बनवा करके, उनके घर में नल लगवा करके, ये सुविधाओं का जो छोटे छोटे वर्ग छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित रहते थे, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो योगदान है, जो योजनाएं आई हैं, मुझे भी जब 97 में पहली बार विधायक होकर के आया तो 5 गांव मिले। तो जो 5 गांव मिलते थे तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ लोग बिजली लगवाते थे। लेकिन धन्य हो भारत के प्रधानमंत्री, आपने 5 गांव नहीं चुने, 125 करोड़ जनता को आपने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। और जो टिप्पणी अभी बिहार में किया है, उससे मुझे बड़ा दुख है कि इनका परिवार नहीं, मैं जानता हूं उनका भी परिवार है। मैं उत्तर प्रदेश में भी सरकारों में रहा, उनका भी परिवार मैंने देखा है। ये परिवार से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का परिवार हर गरीब, हर ईमानदार, हर मेहनतकश, हर राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग हैं। आज हम सब परिवार के लोग बैठे हैं। और इससे भी बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो पिछड़ों की लड़ाई चल रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के बड़े नेता रहे, बहन जी दलितों की नेता रही, बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी रहे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी रही, पूरे देश में लोग कम ज्यादा करके रहे। लेकिन भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के पिछड़ों का, गरीबों का दर्द सुना और 10 साल आरक्षण बढ़ा करके दलितों को देने का काम किया और पिछड़ी जातियों के आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके भारत के उन गरीब गुरबों का, जो वर्षों से कचहरी में, कोर्ट में, पुलिस में परेशान होते थे, आज आयोग में आकर के उनको 1 महीने के अंदर न्याय मिलने का काम हो रहा है। इससे बड़ा और क्या होगा। और आज पिछड़े में, अभी आपने हिंदुस्तान में, दिल्ली में सेमिनार हुआ था पिछड़े मंत्रियों का। मैं मंत्रियों को जब गिना तो 55% दिल्ली में मंत्री पिछड़ी जात के हैं और उत्तर प्रदेश में 46% पिछड़ी जात के हैं। चाहे वो अंसारी जी हो, चाहे वो हीरा ठाकुर हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कुम्हार हो, कश्यप हो, नाई, कुल मिलाकर के छोटे बड़े होकर के कम से कम सबको हिस्सेदारी दी गई है। यही वजह है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उसको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरता लागू किया है। और मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक विकसित देश को देखा जा रहा है। आज हम जिस मंच पे बैठे हैं, हमको कभी मंच पे नहीं बुलाया जाता क्योंकि मैं छोटी जात का था। आज ये भारत के प्रधानमंत्री की देन है कि हम जैसे लोगों को भी मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है। ये भी एक बड़ी आजादी है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यही कारण है और यही कॉन्फिडेंस है बीजेपी के मिशन और विजन के पीछे। जी निश्चित, हम 400 पार करेंगे। अभी तो हम 400 की बात करते हैं। जिस दिन हम तो चुनाव हमेशा लड़ते रहते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं।
हमारे यहाँ का कार्यकर्ता गवर्नर बनता है, हमारे यहाँ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। हमारे यहाँ टाई और पैंट वालों को काम न करो और पार्टी में कुछ पा जाओ, ये संभव नहीं। काम करो, आपके किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, आपको बुला करके दे दिया जाता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के ही कानपुर के हमारे राष्ट्रपति जी जो बने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो विधानसभा का टिकट मांग रहा था, मैं उस समय बसपा में था और उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, लेकिन धन्य हो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने उस हीरा को खोज करके देश का राष्ट्रपति बनाने का उस गरीब के बेटे का काम किया। यह है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्योंकि आपने बहुत सारी स्कीम्स का जिक्र किया जिसकी वजह से कल्याण लगातार जनता का किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और रिपोर्ट कार्ड बीजेपी हमेशा आगे रखती भी रहती है। मिस्टर भदौरिया, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जब हम बात करते हैं यूथ की, उस बीच बीजेपी के द्वारा एक स्कीम लाई गई, अग्निवीर स्कीम। इसका जमकर जो विद्रोह था वो किया गया और अगेंस्ट विपक्ष रहा इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, और क्या विपक्ष को उसके सवाल का जवाब अब मिल गया है? मैं मंच पे बैठे हुए मंत्री जी इन सबको बताना चाहूंगा कि मैंने 26 साल देश की सेना में सेवा भी दी है, तो आई थिंक इससे मेरे से ज्यादा बेटर आंसर यहाँ पे शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि जब 26 साल देश की सेना में सेवा देने के बाद आज मैं यहाँ पे भारत 24 के मंच पे बैठा हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि अग्निवीर स्कीम कोई किसी एक व्यक्ति का लिया हुआ डिसीजन नहीं है। इसमें एमओडी के अंदर हमारे आर्मी के सारे जनरल्स और जो भी नीति निर्धारक लोग होते हैं, उन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसको लागू किया गया है। हर देश के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे थल सेना की बात करते हैं तो ये लगभग 11,90,000, जब हम बात करते हैं एयरफोर्स की तो इट इज अबाउट 70,000, एंड जब हम नेवी की बात करते हैं 40,000। ये स्कीम क्यों लाई गई? हमको युवा शक्ति की जरूरत है और युवाओं को रोजगार की जरूरत है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हर साल 20,000 आर्मर्ड फोर्सेस के लोग हैं वो रिटायर होते हैं, तो अब हम कितने लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं? हम लोग 80,000 लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ 80,000 लोगों में से जो 25% लोग हैं वो रेगुलर, जो हमारा कैडर है जो रिटायर हो रहा था, वहां पे वो लोग सीधे सीधे वहां पे उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। यानी कि हमारी जो बेसिक जो स्ट्रेंथ है उसमें कहीं पे भी कमी नहीं आ रही है। अब जो बचे हुए हमारे पास जो भी 75% लोग रह गए हैं, उनको जो भी हमारे यहाँ पे अर्धसैनिक बल हैं उनका वहां पे रिजर्वेशन कर दिया गया है। और जब ये 4 साल की नौकरी करने के बाद जो बचे हुए लोग रह जाते हैं तो उनके पास एक इतना बड़ा अनुभव होता है, इतना बड़ा अनुशासन होता है कि वो बचे हुए किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि उनके पास 4 साल में लगभग 20 से 30 लाख रुपए वो अर्न कर चुके होते हैं। डिसिप्लिन होता है और कैसे काम करते हैं संगठन में, देश राष्ट्र हित की भावना कैसे जागृत की जाती है, ये आर्मी की ट्रेनिंग में अच्छी तरीके से उनको सिखा दिया जाता है। और आगे चल के यही युवा जरूरत पड़ने पर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फोर्सेस, अगर हमें देश की जरूरत हुई कभी भी, क्योंकि हमारे आसपास होस्टाइल कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है एक साइड में, और दोनों होस्टाइल कंट्री हैं, दोनों से हमारी लड़ाइयां हो चुकी हैं। पाकिस्तान से ऑलमोस्ट हम लोग 4 तो हमारे बिल्कुल युद्ध हुए हैं उनसे, और वो प्रॉक्सी वार लगातार चल रहा है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो और चाहे वो किसी भी रूप में चल रहा हो। चाइना जब देखो तब हमारे जो भी फ्रंट है, उनके बॉर्डर जहां पे भी हमारे उनसे लगे हुए हैं, वहां पे अपनी हरकत वो करता रहता है। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, ये हमारे बचे हुए जो लोग हैं, बचे हुए जो ट्रेंड सोल्जर हैं, जो जरूरत पड़ने पे देश के लिए काम आएंगे। तो अग्निवीर स्कीम पे जो विपक्षी दल है उनको केवल और केवल भड़काना है, और भड़काते हुए वो ये भूल जाते हैं कि देश का युवा आज की डेट में जागृत हो चुका है। देश का युवा मोदी जी पे या योगी जी पे या राष्ट्र हित पे वो उसको तरफ देखता है, वो ना कि किसी वोट बैंक की तरफ देख रहा है, ना कि वो जातिवाद की तरफ देख रहा है, ना कि वो धर्म की तरफ देख रहा है, और इसीलिए वो उनके बरगलाने में नहीं आता है। आप देख लीजिए उसके बाद कितने इलेक्शन हुए, हर बार इलेक्शनों के अंदर क्यों भाजपा सरकार बार बार आ रही है? क्योंकि राष्ट्र की जनता उनके साथ है, देश का युवा उनके साथ है। मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे साथ मंत्री जी बैठे जिनका पॉलिटिकल अनुभव बहुत ज्यादा है। एक स्टेट हमारे यहाँ पे तमिलनाडु, आज की डेट में आप देख लीजिए तमिलनाडु में वहां पे एक आंधी सी आई हुई है। ये आंधी कैसे आई? ये मोदी जी का विजन था। वहां पे एक एक्स IPS अफसर अन्नामलाई जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको वहां पे इंडक्ट किया गया और उन्होंने वहां पे अपनी पदयात्रा निकाली, लोगों से कनेक्ट किया। आज की डेट में जो लास्ट टाइम पे वहां पे रैली हुई थी, वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो गए। तो ये युवा को जब आप पावर देते हैं, युवाओं को जब आप एम्पावर करते हैं, तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के रूप में काम करने लोगों,
देश के युवाओं को अगर आप उनको उनका स्थान दिखाते हैं तो जैसा कि तमिलनाडु में एक आंधी चली है, ऐसी ही आंधियां हर जगह पे आएंगी, चाहे वो सेना हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया। इस बीच मिस्टर दिनेश, क्योंकि हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, मिस्टर दानिश अंसारी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मिस्टर दानिश, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपके कई सारे बयान हैं जो कि चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। इस बीच आपने हाल फिलहाल में एक बयान दिया, सपा कांग्रेस के वोट लेकर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा गया। दानिश जी, आपके द्वारा ये कहा गया, क्या कुछ मायने इस बयान के कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट लेकर छुरा घोंपा उनकी? देखिए, निश्चित तौर पे एकदम सही बात है, और ये बात इसलिए सही है कि अगर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करके चुनाव में वो आते थे और मुस्लिम समाज को बहला के, फुसला के, डरा के और जो है उनको गुमराह करके वो उनका वोट तो ले लेते थे और वोट लेके जीत भी जाते थे और जीत के मुख्यमंत्री भी बने, कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर सबसे पहले किसी से उन्होंने मुंह फेरा तो मुस्लिम समाज के लोगों से फेरा। किसी के साथ धोखा किया तो मुस्लिम समाज के लोगों से किया, किसी के पीठ पे खंजर भोंका तो मुस्लिम समाज के लोगों के पीठ पे भोंका। वो क्यों? मैं इस बात के पीछे तथ्य क्या है? हम वोट किस लिए देते हैं? हम वोट इसलिए देते हैं कि भाई आप हमारा वोट लेके सत्ता में आओगे, पावर में आओगे और हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो दुख तकलीफ है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करोगे। आप देखो, आजादी के बाद आज भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, खासतौर पे मुस्लिम समाज का नौजवान है, उसको अच्छी तालीम से क्यों नहीं जोड़ा कांग्रेस पार्टी ने? उसको अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से क्यों नहीं जोड़ा समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी का शासनकाल कई बार रहा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी का शासन काल कई बार रहा देश में। लेकिन जो मदरसा शिक्षा की बात होती है, जिस मदरसे पे कांग्रेस और सपा राजनीति तो बहुत करती है, लेकिन क्या उस मदरसे के डेवलपमेंट के लिए कोई ठोस काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया? क्या? कतई नहीं किया। क्या 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए कोई ठोस काम क्यों नहीं किया? मदरसा शिक्षा को बेहतर दिशा से जोड़ने का काम देश में पहली बार जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने कहा मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उस सोच को हमने धरातल पे हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उतारा और आज मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा मदरसा शिक्षा है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेहतर बनाने के लिए काम किया। आज मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम भी पढ़ाया जाता है और हमने मदरसा शिक्षा प्रणाली में आधुनिक शिक्षा, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर को भी जोड़ा। ये काम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? यही वो धोखा है, यही वो जो ऐसी चीज है जो विकास से रोकने वाली चीज है, जो साजिशन मुस्लिम समाज के साथ की गई। मैं मुस्लिम समाज का एक नौजवान हूं, मुझे बहुत तकलीफ है। क्या मुस्लिम समाज के नौजवानों को अच्छे रोजगार का अधिकार नहीं था? क्या मुस्लिम समाज के जो गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी जरूरत नहीं थी? उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? केवल मंच पे भाषण देने से मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। केवल मुस्लिम समाज के बीच में जाके उन्हें गुमराह करके मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। मुसलमानों का भला अगर वो करना चाहते तो मैदान में उतरते, मुसलमानों की शिक्षा को व्यवस्था को बेहतर बनाते, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करते, मुस्लिम बहनों को सशक्त करने का काम करते। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? और अगर हमारा वोट लेके उन्होंने ये काम नहीं किया तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, हमारे साथ, हमारे एतबार के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, हमारे साथ धोखा करने का काम किया। आज मोदी सरकार ने मदरसों को आधुनिक किया, योगी सरकार ने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा। उत्तर प्रदेश में 16,513 हमारे मदरसे हैं, उसमें हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया। ये पहले भी हो सकता था, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आज देश का आम मुसलमान कांग्रेस और सपा से पूछ रहा है। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। वो जब हमारे पास आते हैं
बेवजह के मुद्दों में हमें उलझाने की कोशिश करते हैं, बेवजह की बातों से हमें बरगलाने की कोशिश करते हैं। हमारा मूल मुद्दा शिक्षा, तालीम, रोजगार, सुरक्षा, ये चीज थी। इसके लिए किसने काम किया? इसके लिए मोदी और योगी सरकार ने काम किया। आज हमारे मुस्लिम बहनें, उनको समाज से, मुख्य धारा से जोड़ा गया। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मिर्जापुर की एक हमारी बहन है सानिया मिर्जा। उनके पिताजी टीवी मैकेनिक थे, उनको पढ़ाने के लिए उनके पास बेहतर व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सकारात्मक नीतियों के बल पे उसने अच्छी तालीम हासिल की और आज वो पहली मुस्लिम, देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी। ये गौरव का विषय है हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। मुझे आज, मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को आज अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मदरसा शिक्षा में पढ़ा हुआ बच्चा आज देश की सेना में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, आप जानकारी कर लीजिएगा। मदरसा बोर्ड की हमारे स्टूडेंट्स थे, उनके डिग्री को वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन आज हमारी जब सरकार आई, हमने उसका कोप्से में रजिस्ट्रेशन कराया और आज मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ के मेन स्ट्रीम की नौकरियों में अप्लाई कर सकता है। आज हमारे मदरसे में हमने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन पहले क्या होता था? सपा और कांग्रेस के समय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन वो आते थे, संगोष्ठी करके चले जाते थे। बातों से हमारा पेट नहीं भर सकता। मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ना ये उनका कर्तव्य था, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फेल हुई। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन हमारी योगी सरकार ने उसको साइंस एग्जीबिशन के रूप में उसको मनाने का काम किया। आज 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के हर मदरसे में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है और मदरसे के बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक और उपलब्धि अपनी योगी सरकार की बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। पहली बार उत्तर प्रदेश के किसी बोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस एआई की बात हम करते हैं, उस एआई को पहली बार देश में किसी ने कहीं इंटरैक्ट किया तो हमारे यूपी बोर्ड के मदरसे ने, हमने उत्तर प्रदेश के मदरसों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना हमने शुरुआत कर दी है। वेबसाइट है, सबके पास मोबाइल है, आप देख सकते हैं www.upai.com। अगर आप सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश का हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक फ्रेंडली तरीके से मदरसा शिक्षा के बच्चों को, मदरसा में तालीम लेने वाले बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया है। इसके अलावा हमारे मदरसे का जो करिकुलम था उसको हमने मदरसा ई लर्निंग ऐप, एक एप्लीकेशन डेवलप कराया। ये मैं केवल बातें नहीं कह रहा हूं, कोई भी आदमी इस हॉल में बैठा हुआ अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकता है मदरसा ई लर्निंग ऐप। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, मदरसा के बच्चों के लिए है और पूरा आपका करिकुलम, पूरा कोर्स आपके मोबाइल पे उपलब्ध होगा। ये बातें क्यों नहीं पहले सोची गई? ये बातें पहले भी हो सकती थी, ये चीजें पहले भी हो सकती थी। आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आप तो मुसलमानों के हितैषी थे, आपने क्यों ऐसा किया? क्या आपने मुसलमानों के बच्चों के तालीम के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? ये मैं एक नौजवान होने के नाते, मंत्री होने के नाते नहीं, एक मुस्लिम समाज का नौजवान होने के नाते उनसे ये सवाल पूछता हूं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास जवाब है। हमारे साथ माननीय हमारे मंत्री जी बैठे हैं कौशल विकास के, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का काम इन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुहिम चलाई, माननीय मंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व में गांव-गांव के लड़कों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा और उसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बड़ी हिस्सेदारी माइनॉरिटी यूथ की है। हमारा अल्पसंख्यक समाज का नौजवान स्किल डेवलपमेंट से जुड़ के अच्छे रोजगार के अवसर उसको उपलब्ध हो रहे हैं, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये हमने वो सकारात्मक बदलाव अपने अल्पसंख्यक समाज में दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। हमें केवल नारों से मुसलमानों का भला नहीं होगा, अगर मुसलमानों का भला करना है तो धरती पे, धरातल पे उतरना पड़ेगा और उनको डेवलपमेंट से जोड़ना पड़ेगा। जो को उनकी जरूरत थी, जो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उस जरूरत को मोदी और योगी गवर्नमेंट ने पूरा किया।